आरक्षण की आग में हरियाणा पूरी तरह झुलस रहा है और हालात ऐसे हैं कि जाट आरक्षण के आंदोलन की आड़ में पूरे राज्य को आंदोलनकारियों ने जैसे हाईजैक कर लिया है। सड़कें जाम है, रेलवे ट्रैक पर भीड़ का कब्जा है। आज तो भीड़ ने रोहतक में हरियाणा के मंत्री के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी, सर्किट हाउस में आग लगा दी। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि अब भीड़ को काबू में करने के लिए 9 जिलों में सेना को लगाया जा रहा है। आरक्षण की आग में झुलस रहा है हरियाणा। यहां आगजनी, हंगामा और पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। मंत्री और पुलिस अफसरों के बंगलों को आग के हवाले किया जा रहा है। एक तरह से हरियाणा को आंदोलनकारियों ने हाईजैक कर लिया है। छोटी छोटी सड़कों से लेकर बड़े बड़े हाईवे जाट आंदोलनकारियों के कब्जे में है। पूरे सूबे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाह पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इससे भी बढ़कर अब जाट आरक्षण का यह आंदोलन खूनी शक्ल अख्तियार करने लगा है। सबसे ज्यादा कोहराम मचा है रोहतक में, जहां आज सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़पें हुई। नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई। आंदोलनकारियों की तरफ से चली गोली के जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। गोलीबारी के बाद तो आरक्षण की यह आग ऐसी धधकी कि हालात बेकाबू हो गए। गुस्साए भीड़ ने रोहतक में प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर को आग के हवाले कर दिया। मॉब बिल्कुल लीडरलेस मॉब है। उन्होंने बाद में माननीय वित्त मंत्री जी के घर पे आग लगा दी और तोड़फोड़ की। जरा सोचिए, हरियाणा में जब एक मंत्री के घर को आग लगाई जा सकती है तो हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बात पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथ से बाहर निकल चुकी है। ये दूसरी तस्वीर शहर के सर्किट हाउस की है। प्रदर्शनकारियों ने सर्किट हाउस में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने आईजी बंगले में तोड़फोड़ और आगजनी को भी अंजाम दिया। इस बीच किसी ने देसी तमंचे से सुरक्षा व्यवस्था में लगे बीएसएफ के एक जवान पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आंदोलनकारी की गोली लगने से मौत हो गई। मॉब में से किसी व्यक्ति ने देसी कट्टे से एक बीएसएफ के जवान पर गोली चलाई। जो बीएसएफ के जवान को गोली लगी और बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, जिसमें मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। पुलिस ने जब आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया तो अस्पताल में जख्मी आंदोलनकारियों की लाइन लग गई। एम्बुलेंस की बजाय लोग मोटरसाइकिलों पर ही जख्मी लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचाने लगे। जाट आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा रोहतक में हो रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक 8 जिलों में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, जींद, हिसार और कैथल में हालात बेकाबू हैं। गुड़गांव में भी आंदोलनकारियों ने सड़कें जाम कर दी हैं। स्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि पुलिस अब लाखों की तादाद में जमा आंदोलनकारियों से निपट नहीं पा रही। लिहाजा सरकार ने 8 जिलों में भीड़ पर काबू पाने के लिए आर्मी को बुला लिया है। सरकार ने आर्मी को बुला लिया है, जो हम 8 जिलों में आर्मी को बुला रहे हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, जींद, हिसार और कैथल, इन जिलों में आर्मी को बुला लिया गया है। जाट आंदोलन की वजह से हरियाणा से गुजरने वाली ज्यादातर सड़कें पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। आज आंदोलन का 6वां दिन है। आंदोलनकारी चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक उनकी ओबीसी आरक्षण की मांग सरकार नहीं मानती, वो सड़कों पर से नहीं हटेंगे। सीधी बात, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
सरकार से कितनी उम्मीद है आप लोगों की बात मानेगी जो वर्तमान में सरकार है हरियाणा की? मजबूर कर जाएंगे, सरकार ने माननी पड़ेगी। हम जो सरकार जो आश्वासन दे रही है हम उसको मान ही नहीं रहे। इतना हमारा 27% मतलब आरक्षण पूरा नहीं मिलेगा, इतना हम बिल्कुल नहीं माने। जाट आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है। अब बात दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। दिल्ली से लगे हरियाणा के कई इलाकों में भी सड़कें जाम कर दी गई हैं। यहाँ तक कि गुड़गांव में भी आंदोलन की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। आंदोलन के चलते कई शहरों के पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो चुका है। दूध, सब्जियों और दूसरे सामान की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। रोजाना की सप्लाई में लगे हजारों ट्रक रास्तों में फंसे पड़े हैं। पुलिस ने कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करा दी हैं। दिल्ली में भी दूध और सब्जियों की किल्लत हो सकती है। हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कें आंदोलनकारियों के कब्जे में है, लिहाजा रोजाना की जरूरत का सामान दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है। हरियाणा में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि अब वहां सेना को तैनात किया जा रहा है। और हरियाणा के जमीनी हालात इस वक्त क्या हैं? सबसे प्रभावित जगह रोहतक में मौजूद हैं भास्कर मिश्रा, उनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। भास्कर, फिलहाल क्या हालात हैं जहां वित्त मंत्री के घर को आग लगा दी जाए, जहां पुलिस को फायरिंग करनी पड़े? समझा जा सकता है कैसा माहौल होगा? बिल्कुल, देखिए सौरभ, हरियाणा का हाल जो है बेहद चिंताजनक है। रोहतक, दिल्ली से रोहतक जाने वाली सड़क पे कोई भी यात्री आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहादुरगढ़ से ही ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। हाईवे पे हर जगह टेंट लगा के जाट समुदाय के लोग बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर देखें, जो मैंने खुद क्रॉस किया है, उसमें 10 जगह से ज़्यादा ब्लॉकेज है। जगह जगह सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। ज़मीनी हालात ये है कि रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और तमाम सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से स्थिति को काबू में लाया जाए। लेकिन जाट समुदाय के लोगों का ये कहना है कि ये आरक्षण जब तक उनको नहीं मिलेगा, वो इस बार आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं और किसी भी तरह की किसी भी शासन और प्रशासन की बातों में नहीं आने वाले हैं। एक बड़ी समस्या इसमें ये आ रही है, जो 360 गांव के प्रधान हैं इस इलाके के, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जाटों का आंदोलन है, जाटों के मंत्री हैं सरकार में, वो हम लोगों से बात नहीं कर रहे, वो हम लोगों के साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए स्थिति और ख़राब हो रही है। सरकार अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रही है हमारे साथ और हमने जिसको अपना नुमाइंदा बनाया सरकार में, जो मंत्री हैं, वो हमसे नहीं बात कर रहे हैं। इस लिहाज से ये स्थिति और ख़राब हो रही है। लोग बिल्कुल आपके पास मैं लौटता हूं, आपकी बात पूरी जानेंगे। इस वक्त हरियाणा के डीजीपी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो मैं ख्याल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। क्योंकि पूरी बात आपको हम दोबारा सुनाएंगे शुरुआत से। बात अभी आपको बता रहे थे वहां के हालात के बारे में भास्कर। फिर सुनते हैं हम डीजीपी की बात। हमारा पूरा प्रयास है कि इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए। 10 घायल थे, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी है प्रशासन की? नहीं, उसकी वो पीजीआई रोहतक में अपना उनका इलाज चल रहा है और बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो मैं ख्याल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। भास्कर, डीजीपी हालात के बारे में बता रहे थे, लेकिन उन्होंने आज दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को, उसमें उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल लीडरलेस मॉब है जो वहां हिंसा कर रहा है, यानी इस भीड़ का कोई नेता नहीं है। कितनी हकीकत है इस बात में? बिल्कुल, ये बात खुद आंदोलनकारी कह रहे हैं कि आज तक जितने भी जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए हैं, उसमें कोई न कोई नेता था और वो नेता अपने फायदे के लिए आंदोलन कर रहा था। जैसे उसको फायदा मिला वो हट जाता था और आंदोलन कमजोर हो जाता था। इसलिए इस बार कोई नेता नहीं है, हर जाट समुदाय का आदमी खुद नेता है, खुद अपनी मांग को लेकर सड़कों पे है। अब वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार आरक्षण नहीं देगी, ओबीसी में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। और डीजीपी बहुत देर से कह रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों से ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारा कोई नेता नहीं है और किसी से बात नहीं की जा सकती है। ऐसे में सरकार अगर बात करे तो किससे करे? सरकार अपने जो प्रस्ताव अगर रखना चाहती है आंदोलनकारियों के सामने, तो वो किससे बात कर रही है? क्या कोई चैनल बना है आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में? देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी रोहतक से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले सांपला एक जगह है, वहाँ पे आंदोलनकारी बैठे हैं, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। आज भी जाट समुदाय के हज़ारों लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, अभी भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि अगर बातचीत होगी तो यहाँ आके होगी और जो जनता की राय होगी उसके हिसाब से फैसला सरकार को सुनाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि वो लोग नेता किसी को मानने नहीं वाले हैं। सरकार का जो नुमाइंदा जो कोई भी होगा, उनको सांपला आके बात करना पड़ेगा और उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर आपका।
और अपडेट आपसे लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। फिलहाल धन्यवाद।